गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, दैट मीन्स ग्रेविटेशन। जो हमने चैप्टर 8 और 9 पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोशंस क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर तो ये था मोशंस क्या होता है, एंड दैट हमने ये पढ़ा था कि जो फोर्सेस होता है, बल होता है, उसके इफेक्ट से मोशन के अंदर उसकी वेलोसिटी और उसका जो था स्पीड, उसके अंदर क्या वेरिएशंस आते हैं, हमने ये पढ़ा था। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 8 और 9 चैप्टर में हमने एक पढ़ा था, और हमने जब आज पढ़ने वाले हैं 10 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये भी एक तरीके का टाइप का फोर्स है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये क्लियर कर देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आपने डेली लाइफ में ये देखा होगा कि जब कोई चीज को ऊपर फेंकी जाती है तो वापस क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। या फिर अपना जो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो अर्थ के क्या करता है, राउंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों होती है, इनका रीजन क्या है, वो आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले गुरुत्वाकर्षण, दैट मींस ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट पढ़ेंगे इसका यूनिवर्सल लॉ, इसका शाब्दिक नियम क्या है वो भी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मुक्त पतन, जिसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल क्या होता है, दैट मींस ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ठीक है, जो फैक्टर्स होता है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ टॉपिक, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, दैट मींस ग्रेविटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। नॉर्मली देखो, एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो क्या होती है, थोड़ी देर ऊपर जाती है, उसके बाद वापस क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल दिया था, जैसे अपने बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, मून्स होता है, तो मून अर्थ के राउंड करता है और सारे प्लैनेट सन के राउंड करते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें अपने जब छोटी वाली क्लासेस थी, 8 थी क्लास थी, ठीक है, उसमें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसकी मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। दैट मीन्स न्यूटन सो रहा था सेम के बेड के नीचे, तो उसने क्या देखा था, सेब तो आके इसके सर पे लग गया था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया था, इसके बारे में अच्छे से डिस्कवर किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो हमें पता चला कि वो किसके रीजन से होता है, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है, ठीक है। अब ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ चुके, तो हम इस चीज को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अब मेन टॉपिक पे आता हूँ। उसने क्या नोटिस किया था कि जब क्या होता है, सेब ऊपर था तो वो कहाँ आया था, नीचे की तरफ आया था। तो उसने पूछा था कि नीचे की तरफ ये क्यों आया था, ठीक है। और उसने एक और चीज थी कि ये नीचे की तरफ आया तो फिर मून जो होता है वो भी आसमान में होता है, फिर वो नीचे की तरफ क्यों नहीं आता, सेब आता तो फिर ये क्यों नहीं आता। अब ये दोनों चीजों का पता करने के लिए उसने क्या किया था, आगे डिस्कवर किया था। अब इसको मैं बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, वो क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज करो, आपने बचपन में भी क्या होगा कि एक क्या होता है, पत्थर होता है, उसके रस्सी से बांध के हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद क्या होता है, वो अपने क्या करता है, राउंड क्या करता है, चक्कर काटता है, ठीक है। अब चक्कर काटता है तो क्या होता है कि इसको एक क्या होती है, वेलोसिटी मिल जाती है। एक वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं, घूमने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है सेंटर, इन दोनों के जो बांध के रखता है, ये जो धागा दिख रहा है, ये थ्रेड दिख रहा है, जो ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पे, सेंट्री पीटर फोर्स का वर्क कर रहा है, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिकेंद्रक बल बोला जाता है। ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, और साथ में क्या करता है, इसको एक ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, घुमाता रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है देखना, जब ये क्या करता है, इसको एक वेलोसिटी मिल जाती है, इस ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी मिल गई, तो इस वेलोसिटी के साथ क्या करता है, इस ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, राउंड में घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि इस पॉइंट पे ये घूमते टाइम इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर मैं इसकी टेंजेंट की फॉर्म में जैसे मैं बता देता हूँ, मान लेते हैं अभी इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, इस पॉइंट पे आने के बाद इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। दैट मींस कहने का मतलब होता है हर एक पॉइंट्स के लिए इसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो सेंटर होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों के बीच में जो थ्रेड दिख रहा है, धागा दिख रहा है, ये दोनों को होल्ड करके रखता है, और इस होल्ड करने को क्या बोलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स क्या करता है, इस वाले पत्थर को या फिर इसको ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इसके राउंड करते रहता है, ठीक है। अब ये चीज वापस हमारे काम आती है, किसके अंदर वापस काम आती है, तुम्हारे मून के अंदर भी काम आती है। मून भी अर्थ के क्या करता है, राउंड करता रहता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, जिसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं, और ये आपका मून है, जिसके क्या करता है, राउंड करता रहता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैं वापस इसी चीज पे आ जाता हूँ, ठीक है, कि जो
सेम था, ठीक है, वो नीचे की तरफ आया था, जबकि मून जो होता है वो अर्थ की तरफ नीचे की तरफ नहीं आता है, ठीक है। उसका एक रीजन बता देता हूँ। अब आपको मैं जब लास्ट क्लास में 9 चैप्टर जो पढ़ाया था, 9 चैप्टर के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो एक चीज आई थी उसमें, न्यूटन्स थर्ड लॉ आया था, और न्यूटन थर्ड लॉ को बोला जाता है एक्शन रिएक्शन का लॉ। एक्शन रिएक्शन यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रिएक्शन करता है तो उसके साथ में दूसरा वाला भी क्या करता है, रिएक्शंस करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, और ये यूनिवर्सली लॉ क्या है, ट्रूथ है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्शन करते हो तो वापस क्या होता है, रिएक्शंस होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन इसके साथ ही न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, वो सेकंड लॉ क्या था हमारा, F इक्वल टू ma, ठीक है। अब सपोज करता हूँ ये एक एप्पल है और ये तुम्हारी अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक तुम्हारे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसको मैं सपोज कर सकता हूँ अट्रैक्शन फोर्स क्या आपके यहाँ पे F है, ठीक है। इन दोनों के मास को, किसी इसको एप्पल के मास को मैं M मान सकता हूँ, इसको A मान सकता हूँ, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ कि F यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू में सपोज करता हूँ 1 पुट अप कर देता हूँ, देन क्या हो जाता है ME, देन A को नीचे भेजने के बाद क्या हो जाता है A इक्वल टू M। दैट मींस इस वाले रिलेशन से हमें एक चीज पता चलता है कि 1/A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m जो होता है, मास जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है a के। यानी जिसका मास ज्यादा होगा वो उतना ही कम एक्सेलरेट करेगा, और जिसका मास जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे वापस आता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक एप्पल है और यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अब देखो दोनों के मास को मैं कंपेयर करता हूँ। अब ये सोच के बताओ कि जो एप्पल है उसका जो मास है, ठीक है, वो अर्थ के कंपेरिजन में कितना है, नेग्लिजिबल, ठीक है। जब इसका मास नेग्लिजिबल है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसी रीजन से ये एप्पल क्या करता है, उतनी स्पीड के साथ किसके पास आ जाता है, अर्थ के पास आ जाता है, ठीक है। अब ये उल्टा करके देखते हैं। अब मास की बात करता हूं तो देखो यहाँ पे अर्थ का मास क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी ये मास सबसे ज्यादा हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल ना के बराबर। यानी कि जो एप्पल है वो अर्थ को क्या करता है, अपनी तरफ एक्सेलरेट नहीं कर पाता, खींच नहीं पाता। आई बात समझ में? इसलिए ये बता देता हूँ कि एप्पल का मास यहाँ पे कम है, इसलिए एप्पल क्या करता है, खुद किसी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये पहला केस आया समझ में, क्यों रीजन होता है। अब बात कर लेता हूँ मैं मून की। ये मून है और ये है अर्थ। अब सपोज कर सकता हूँ कि ये जितना अर्थ का जितना मास है वो अर्थ का क्या, मून का क्या, उसका हाफ है, ठीक है। अब देखो मून का जो सॉरी अर्थ का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है, यानी इसका एक्सेलरेट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। यहाँ पे मून का मास क्या है, कम है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी रीजन से इन दोनों के बीच में एक फोर्स तो लगता है, ये मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अर्थ क्या मून को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये दोनों अपने पेस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसका हो गया, अर्थ का हो गया। तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया मून के ऊपर, तो मून को ये अपनी तरफ खींचती है, लेकिन मून भी क्या करता है, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा के अर्थ को खींचने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, ये एक ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है, इस ऑर्बिट में चला जाता है, ये अपने ट्राई करता रहता है, इस ऑर्बिट में इसका राउंड करता रहता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में इन दोनों को होल्ड करके लगता है, वो लगता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों को होल्ड करके रखता है। दैट मींस अब मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशंस बता देता हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन बताने का मतलब, ये इतना बड़ा एग्जांपल देने का मतलब ये हो गया, आपकी सिंपल सी डेफिनेशंस ये होगी ग्रेविटेशंस की। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है। आई बात समझ में? यानी कि आपको सिर्फ इतना डेफिनेशंस लिखनी है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, जो अट्रैक्शन होता है वही इसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। अब पहली चीज क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके यूनिवर्सल लॉ यानी कि साउथिक नियम की बात करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो चीज मैंने समझी थी उसको मैथमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के होता है, एक तरीके से यूनिवर्सल लॉ होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर में डेफिनेशंस क्या बताई थी। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन बोला जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। सपोज करो इसके मास को मैं सपोज कर रहा हूँ किससे, एम से, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो है एम
और इसका जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल m से, यानी कि इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ d से। क्लियर? अब देखना, अभी बात करता हूँ इस वाली ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब एक चीज मैं इससे बताने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आपने दो मैग्नेट देखी है, ठीक है, दो चुंबक होती है, दोनों चुंबक क्या होती है, एक दूसरे की तरफ क्या करती है, खींचती है, ठीक है। तो दोनों चुंबक एक दूसरे को खींचती है, तो देखना अगर दोनों चुंबक के बीच में, दोनों मैग्नेट्स के बीच में आप डिस्टेंस कम रखते हो तो आपको क्या करता है, वो एक दूसरे को क्या होता है, ज्यादा फोर्स के साथ क्या करती है, एक दूसरे को खींचती है, ठीक है। अगर उन दोनों मैग्नेट्स को आप दूर कर देते हो तो उनका जो खींचने का होता है अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट मीन्स अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है, दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर दोनों पास में आ जाए तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जिसका मास ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था जिसका मास ज्यादा होता है उसका ग्रेविटेशन फोर्स, उसका अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है, ठीक है। अभी एक और लाइन मैंने ये बोली थी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस ज्यादा रखूंगा उनके बीच में उनका ग्रेविटेशन फोर्स भी उतने का हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी मैंने मैग्नेट का एग्जांपल दिया था, मैग्नेट को दूर कर देता हूँ तो एक दूसरे को खींचती क्या है, बहुत कम खींचती है, पास में रखने से जल्दी खींचती है। तो इन दोनों के अगर डिस्टेंस को मैं ज्यादा रखूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस की क्या हो जाते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये तो बात आ जाती है ऑब्जेक्ट ए के लिए आ जाती है, क्लियर है। अब बात करता हूँ ऑब्जेक्ट बी के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए पहले इसको अट्रैक्ट कर रहा था, अब बी भी इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए भी हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एज ए सिमिलर, ये भी इसको उसी फोर्स के साथ खींच रहा है जिस फोर्स के साथ ये खींच रहा था इसको, ठीक है, यानी कि इसका भी मास क्या हो गई, प्रोपोर्शनल, और सेम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो इसकी इनवर्सली क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये देखो, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स तो सबके लिए क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। पहले इसको एलिमिनेट कर लेते हो तो क्या हो जाएगी, ये F प्रोपोर्शनल इन दोनों के हो गया तो क्या होगा, क्लियर। ऐसे सिमिलर इसके लिए भी करूंगा तो इसमें लेफ्ट डी। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स, यानी ये जितना फोर्स इसको खींच रहा होता है फोर्स के साथ ये भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को साथ में मर्ज करने के बाद क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन को कैपिटल M स्मॉल, अब देखो ये m और ये m साथ ऊपर आ गए, ये d और ये d नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए। आई बात समझ में, ये इक्वेशन कहाँ सही, ठीक है। जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से g आ जाएगा, क्लियर है। अभी g आया, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये तुम्हारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इसका SI यूनिट बता देता हूँ, जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। इसका यूनिवर्सल क्या, सॉरी SI यूनिट ये होती है, दैट मींस SI मात्रक क्या होगा, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स -2 हो चुका है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, वो होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इसको बोला जाता है यूनिवर्सल इक्वेशन बोला जाता है, क्लियर है। ये सारी चीजें क्लियर समझ में आई है, ठीक है, ठीक है। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया, अब 3rd टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्री फॉल मुक्त पतन क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, अगर आप पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हो, ऊपर जाने के बाद वो एक सर्टेन हाइट तक जाता है, वहाँ थोड़ी देर रुकता है, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर 1 सेकंड के लिए, फिर वापस क्या होता है, नीचे आता है। तो वो जब नीचे गिरता है, तो जो नीचे गिरने की जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है मुक्त पतन या फ्री फॉल बोला जाता है, ठीक है। अब ये कंडीशन बता चुका हूँ कि नीचे गिरता है तो इसको फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई होता है जो उसको क्या करता है, नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और वो नीचे किस रीजन से गिरता है, इसके ग्रेविटेशन के कारण खींचता है, ठीक है।
यानी कि दैट मींस एक जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो उसको वापस नीचे खींचते हैं, तो उसको कौन सा फोर्स लगता है, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जो उसको वापस नीचे की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इतना पता चल गया कि मैं अट्रैक्ट करता है। अब देखना क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, यदि नीचे आता है तो देखना कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है जब उनको ऊपर फेंका जाता है तो वो हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ ही उसकी हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन होती है। यानी कि इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता कभी भी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसकी डायरेक्शन में तो कांस्टेंट होती है, उसके डायरेक्शन में कभी चेंजेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया तो कभी तिरछा चला जाता, कभी ऊपर चला जाता, कभी आता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो में से नीचे की तरफ जो सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस होता है, पृथ्वी की सतह होती है, उसकी तरफ ही क्या करता है, वापस आता है। दैट मीन ये कह सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि इसकी वेग की जो दिशा है वो एक तरीके से क्या है, नियत आ रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये देखना, अगर आप ऊपर एक पत्थर फेंकोगे और एक पेपर फेंकोगे, ठीक है, दोनों में से कौन सी चीज सबसे पहले नीचे आती है, पत्थर आती है। यानी कि इन दोनों के ऊपर तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स तो बराबर लग रहा है, लेकिन इन दोनों की ग्रेविटेशन के जो सॉरी इनकी दोनों की जो वेलोसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, यानी कि जो वेग है उसका जो परिमाण है उसके अंदर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ठीक है, अब याद रखना, मैंने आपको एक लास्ट चैप्टर था 9th क्लास, उसमें मैंने पहले भी बताया था कि जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में जो चेंजेस आता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। याद है, dv अपॉन dt क्या होता है, a। वेलोसिटी के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस आने को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्वरण। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो ऊपर से नीचे आता है तो उसके क्या हो रहा है, ग्रेविटी के कारण उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है a, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ग्रेविटी के कारण उसका एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, इसलिए इस वाले एक्सेलरेशन को a से प्रेजेंट नहीं करके इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g के साथ करेंगे। आई बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये पता है कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, और न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, इक्वेशन क्या थी न्यूटन सेकंड लॉ की, न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन थी वो थी ई एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर है, सपोज करता हूँ ये तुम्हारा कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, एम उस ऑब्जेक्ट का मास मान सकता हूँ, ए एक्सेलरेशन है, लेकिन अभी कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करके ये किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, जी से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है, ये सपोज करो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई है। क्लियर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने यूनिवर्सल इक्वेशन पढ़ी थी। अब यूनिवर्सल इक्वेशन क्या थी हमारी, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी मैंने, एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। सपोज करना मेरी इक्वेशन नंबर 2 रही है, ये भी एफ के इक्वल, ये एम जी एफ के इक्वल, ये दोनों, यानी कि एफ के इक्वल ये दोनों इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं इधर लिख देता हूँ आपके, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, एक तरीके से इक्वल हो गए। वापस बता देता हूँ आपको, ये f के इक्वल जा रहा है एम जी, और f के इक्वल जा रहा है जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि ये f के इक्वल ये है और आपके इक्वल ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, एक तरीके से इक्वल हो गए। तो मैं इन दोनों को इस तरफ लिख चुका हूँ। ठीक है, अब देखना, स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाता है, कट हो चुका है, यानी कि g की वैल्यू क्या आ चुकी है, g कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या होगी, g अपॉन कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर हो चुकी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब वो इक्वेशन हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम हमारा मास है, और डी हमारे बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अब सपोज करना, अब ये क्या होता है, हमारी अर्थ है, अगर कोई भी चीज मैं ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है,
सपोज करो कि वो थोड़ी सी दूर जाती है, एक तरीके से देखा जाए तो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकता हूँ तो वो जो फेंकने की जो डिस्टेंस हो वो एक तरीके से नेग्लिजिबल रहती है। तो मैं सपोज कर सकता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के क्या होता है, सरफेस पे होता है, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे होता है तो हम इसकी क्या करनी है, पहले तो रेडियस निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है कि जी यानी कि हमारा जो दिख रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है, इनकी वैल्यू पुट अप करके हमें क्या निकालनी है हमें इसकी वैल्यू ग्रेविटेशन की, ठीक है। अब उससे पहले जब ये रेडियस की बात करता हूँ, देखो ये बात करना है कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट हमारा वो किसके ऊपर है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, पृथ्वी की सतह के ऊपर है। तो इसके सेंटर से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये अर्थ है हमारी, तो ये किसकी रेडियस हो गई, अर्थ की रेडियस हो गई। अर्थ का रेडियस को मैं सपोज करता हूँ किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर से, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करते हैं तो देखो जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, एम अर्थ का मास है यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, और डी यानी कि डिस्टेंस है, दूरी है, यानी कि सेंटर से इसकी दूरी, रेडियस कितनी है। अब जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस के बराबर है डिस्टेंस, तो उसको मैं सपोज कर सकता हूँ पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि तुम्हारी अर्थ की रेडियस के ऊपर, यानी कि इक्वेशन अब मेरी ये हो चुकी है। अब इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी मेरी यहाँ पे यूनिवर्सल की, वो थी मेरे पास 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ठीक है। अब m की वैल्यू की बात करते हो तो हम यहाँ पे क्या है, अर्थ का मास, अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे r क्या है, अर्थ की रेडियस। अब अर्थ की रेडियस की बात करते हो तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब इन वैल्यू को इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या करना है, पुट अप करना है। तो वैल्यू को पुट अप कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। जी की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर रहा हूँ मैं 6.7 × 10⁻11 मल्टीप्लाई इसका आगे किसकी वैल्यू रखनी है, मास, यानी कि इसकी अर्थ के मास की, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान की तुम्हें मान रखना है। अन्य चीज किसकी वैल्यू आ रही है, आर की, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की, अर्थ की रेडियस की वैल्यू पुट अप करनी है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन सब वैल्यू को शॉर्ट आउट करोगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 9.8, क्लियर है। अब 9.8 क्लियर आएगी तो इस ग्रेविटेशन की एक यूनिट होती है, ठीक है। इस ग्रेविटेशन की यूनिट होती है जिसका नाम होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट ये हो गई तो इसकी यूनिट भी क्या लग जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ गए। ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई, यानी कि जी ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, क्लियर है। अब इतनी चीज क्लियर हुई है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना कि ये जो अर्थ जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो अर्थ पे हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर जगह पॉइंट पे चेंज होता है। अब वो चेंज क्यों होता है मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अर्थ जो होती है हमारी कभी भी जो हमारे स्क्वायर शेप में नहीं होती है, गोलाकार अर्थ नहीं होती है हमारी, वो किस शेप में होती है, एक अंडाकार शेप में होती है, ओवल शेप में होती है। अब सपोज करो आपकी अर्थ मैंने कहा था अभी अंडाकार टाइप में होती है, यानी कि अर्थ हमारी कैसी होती है, ऐसी होती है। अब देखना यहाँ से दो रेडियस बना रहा हूं मैं, एक रेडियस को ये R1 नाम दे देता हूँ, R2 नाम दे देता हूँ, क्लियर है। अब देखना ये R2 की रेडियस क्या आ रही है यहाँ पे, ज्यादा आ रही है, ठीक है। ये R2 की रेडियस ज्यादा आ रही है यानी इसका ग्रेविटेशन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा रेडियस आएगी उतना आप पे क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना कम हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस कम हो रही है यानी इसका गुरुत्व जो दिख रहा है, गुरुत्व त्वरण हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, समझ जी। इन जो दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, एक तो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव। इन दोनों का सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका जो गुरुत्व त्वरण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ठीक है, इतनी बात समझ गई आपको, ठीक है। कितनी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु की गति, दैट मींस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी वस्तु गिरती है ऊपर से नीचे तो उसकी जो मोशन, उसकी गति है, ठीक है, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो अर्थ के थ्रू जो उस पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है वो सबके लिए क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक जैसा ही होता है, ठीक है।
और वो सबके लिए एक जैसा ही होता है, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, जो एक्सेलरेशन है उसके क्या होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सबके ऊपर क्या लगता है, इक्वली लगता है, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अब मैं ये सब चीजें पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, अब सुन लेना एक बार में। जो जी होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आई बात समझ में? कि उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, वो सभी, चाहे उसका मास कैसा भी हो, चाहे उसका कम हो या ज्यादा, उसका द्रव्यमान चाहे कम हो या ज्यादा हो, गुरुत्व त्वरण सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है, सबके लिए एक जैसा ही लगता है, ठीक है। अब जब एक जैसा ही लगता है तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसके जो गति है, मोशन होता है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन करने से उसके जो समीकरण है वो भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु की गति के अंदर क्या फर्क पड़ता है, यानी कि मोशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ चुका था कि मोशन की 3 इक्वेशंस होती है, ठीक है। ये लास्ट वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये एक्सेलरेशन होता है, ये टाइम होता है। ये हमने पहले भी दिखा है। ये हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये टाइम होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, ये टाइम होता है। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस, ये चीज हमने पहले भी पढ़ चुकी है। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, मोशंस की, ठीक है। मोशंस की 3 इक्वेशन है, ठीक है। अब मोशन की इक्वेशन के अंदर अब एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखना पहले इक्वेशन के अंदर क्या चेंजेस आता है, v वैसे रहता है, u भी वैसा ही रहता है, लेकिन जो a होता है एक्सेलरेशन, ये किसकी तरह रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पे किसकी जगह बदल चुका है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह आ चुका है। यानी कि इक्वेशन नहीं बन चुकी, जहाँ a आया वहां पे क्या आ गया, g आ चुका है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आया, u के अंदर भी कोई अंतर नहीं आया, t के अंदर भी कोई अंतर नहीं आया, प्लस हाफ a यहाँ पे किसमें चेंज होगा, g के अंदर, और t वैसे कैसे है, v वैसे ही है, u भी वैसे है, और ठीक है। वापस मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वापस बता देता हूँ। v होता है हमारा लास्ट वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग, जो u होता है वो होता है प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन या फिर त्वरण। जो t होता है वो होता है टाइम या फिर समय, ये होता है जिसको बोला जाता है डिस्टेंस या फिर दूरी, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हो चुकी है, ठीक है। अब ये टॉपिक ये वाला भी खत्म हो चुका है, क्लियर। अब ये सब क्लियर हो चुका है। अब एक चीज और बता देता हूँ, जो जीव होता है, ठीक है। अब जी को हम जब लेते हैं, जो चीज मैं भूल गया था बताना, जी का जब मान लिया जाता है तो देखो जी हमेशा कहाँ से कहाँ लगता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हमेशा लगता है ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि अभी कभी भी याद रखना, अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो उसकी दिशा के अंदर लग रहा है, यानी कि हमेशा उसकी दिशा क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ उसकी दिशा होती है, ठीक है। अब उसकी दिशा के अंदर लग रहा है तो जी का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव लेना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरुत्वीय त्वरण नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हमें जी का मान क्या लेना पड़ेगा, माइनस, यानी कि नकारात्मक, ठीक है। ये बात तो होगी जो छोटे पॉइंट्स की। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें क्या होता है, अगर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ कोई वस्तु आ रही है तो हमें जी का मान हमेशा कौन से लेना है, धनात्मक लेना है, यानी कि प्लस में लेना है। लेकिन अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका जी का मान किस में लेना, हमेशा माइनस में लेना होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब बात करता हूँ मैं दो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर बेस्ट होते हैं। वो होता है, एक तो होता है मास और दूसरा होता है वेट। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चों को यही चीज करती है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। अगर आपने 9th चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता है कि मास क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, और दूसरा टॉपिक है इसका वेट, दैट मीन्स भार क्या होता है। ये टॉपिक्स ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करती है और इससे बेस्ट क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। पहले पॉइंट की बात करते तो मास यानी कि द्रव्यमान होता क्या है, ठीक है। अगर आपने 9th चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो मैंने 9th चैप्टर में ये भी बताया था कि अगर किसी भी वस्तु का या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो उसका जितना उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है इसका जितना द्रव्यमान होगा यानी कि मास होगा, वही उसका द्रव्यमान मास कहलाता है, ठीक है। यानी कि मैंने ये भी बताया था कि जो इसका इनर्शिया होता है, यानी कि इनर्शिया को क्या बोलते हैं, ठीक है, जड़त्व है,
किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा जड़त्व होता है, जितना ज्यादा मास होता है, वो उतना का उतना उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये होगा, अगर कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो इसका द्रव्यमान कहलाता है, चाहे वो पृथ्वी को हो, चाहे चांद पे हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसका हमेशा द्रव्यमान ही होगा, उसका जड़त्व वही होगा, ठीक है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 kg का होता है तो उसका क्या होता है, ये अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब भार क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, भार बोला जाता है, ठीक है। अब कैसे कहने का मतलब क्या होगा, मैं वापस बता देता हूँ। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर जो गुरुत्वीय त्वरण का इफेक्ट पड़ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जो कार्य कर रहा है उसको भार बोला जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है 50 kg का है और वो पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, जिसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है 9.8, तो इसका द्रव्यमान इसका भार यानी कि वेग कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं 50 kg की जो वस्तु होती है उसको मैं चांद के सरफेस पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है, चांद पे ले जाता हूँ, दैट मींस मून के ऊपर ले जा चुका हूँ, तो ये द्रव्यमान उतना ही था जितना इसका द्रव्यमान था, यानी कि 50 kg है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मून का जो होता है, चांद का जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने की वजह से इसके ऊपर भी क्या होता है, कम प्रभाव से उसको नीचे की तरफ खींचती है, यानी इसका भार यहाँ पे क्या हो जाता है, बदल जाता है, समझ लीजिए। अगर यही चीज मैं अंतरिक्ष में रख देता हूँ तो उसका भार कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब हो गया, तो जो कोई भी वस्तु होती है जो उसका असली में जो उसका एक्चुअल जो होता है भार, जो रियल में उसका जो द्रव्यमान होता है वही उसका रियल में द्रव्यमान होता है, वही उसका इनर्शिया होता है, यानी कि इनर्शिया इसका क्या हो चुका है, एक तरीके से द्रव्यमान हो चुका है। लेकिन अगर भार की बात करता हूँ, वेट की बात करता हूँ, जो उसके द्रव्यमान होता है, जो उसका मास होता है, उसके ऊपर कितना गुरुत्वीय एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाता है, भार हो जाता है। यानी कि कह सकता हूँ कि जो गुरुत्वीय जो जो द्रव्यमान होता है वो एक तरीके से किसमें निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर, जो दिख रहा है तुम्हारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करता है। और जो तुम्हारा दिखता है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जगह पर डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे हैं। ये पृथ्वी पर अलग होता है, चांद पे अलग होता है, और दूसरे ग्रह पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन की बात आती है तो m को हम रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, क्लियर है। द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं m, यानी कि द्रव्यमान हो चुका है, ठीक है, इसकी कोई इक्वेशन नहीं होती। लेकिन वेट की बात करता हूँ तो न्यूटन के सेकंड लॉ जो था हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या था हमारा, F इक्वल टू ma, ठीक है। अभी बात कर रहा हूँ मैं m तो वर्क है, ये मास तो उतना ही था, लेकिन अभी कौन वर्क कर रहा हूँ, पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ g के साथ, ठीक है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ जो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेट के साथ, तो F को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे W, यानी कि वेट की इक्वेशन क्या हो गई, W इक्वल टू mg हो चुकी है, क्लियर है। यानी कि कह सकता हूँ जो वेट होता है ना वो किस पे डिपेंड होकर चल रहा है, पे मास के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होकर चल रहा है, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शनल हो चुका है एक तरीके से आपके मास के ऊपर। और जो तुम्हारा g होता है वो डिपेंड करता है जगह पे, पर निर्भर करता है कि वो किस जगह पर